सैयदपुर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़या एक सरसब्ज गांव था, जहां के लोग इंतहाई मेहनती और खुश अखलाक थे। गांव के किनारे दरियाए सिंध की एक मुआवन नदी बहती थी, जिसकी आवाज़ गांव में हमेशा रस घोलती रहती। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी और मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते थे। इस गांव में हामिद नामी एक किसान अपनी बीवी समीना, 12 साला बेटे इरफान और 8 साला बेटी महक के साथ रहता था। हामिद के पास 10 एकड़ जमीन थी, जिस पर वो गंदम और मकई की काश्त करता था। उनका घर पक्का था मगर सादा, जो हामिद के वालिद ने अपने हाथों से बनाया था। फमीना, कल मेरे दोस्त खालिद ने कहा था कि इस बार मौसमी सरमा बहुत सख्त होगा। पिछली रात मैंने ख्वाब में बर्फानी तूफान देखा था। हामिद ने अपनी बीवी से कहा जब वो सुबह की चाय पी रहे थे। हामिद जी, आप हर साल सर्दियों से डरते हैं। अल्लाह मेहरबान है, हम हमेशा गुजारा कर लेते हैं। समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं फमीना, इस बार बात मुख्तलिफ है। मैंने रेडियो पर मौसमियाती रिपोर्ट सुनी है। कहा जा रहा है कि ये 100 साल का सबसे सर्द मौसम होगा। इसी दौरान इरफान और महक बाहर से आए। अब्बू, आज स्कूल में टीचर ने बताया कि सर्दियों की छुट्टियां जल्दी शुरू हो जाएंगी क्योंकि शदीद बर्फबारी का इम्कान है। हामिद ने गहरी सांस ली। उसके जहन में एक ख्याल आया। फमीना, अगर वाकई ऐसा है तो गांव वालों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? गर्मी की जरूरत होगी हामिद जी, लकड़ियों और कोयले की। अगले हफ्ते हामिद ने अपने दोस्त खालिद और तारिक को साथ लिया। दोस्तों, मेरे पास एक कारोबारी ख्याल है जो हम तीनों को अमीर बना सकता है। क्या ख्याल है हामिद भाई? उस बार शदीद सर्दी पड़ने वाली है। हम दरिया के किनारे वाले जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर जमा कर लें। जब सर्दी पड़ेगी तो लोग हमारे पास आएंगे गर्मी की खातिर। हम लकड़ियां महंगे दामों बेचेंगे। हामिद, खालिद और तारिक ने पहले हफ्ते में रोजाना सुबह सवेरे निकलना शुरू किया। हर रोज वो तीनों अपनी कुल्हाड़ियां और रस्सियां लेकर जंगल की तरफ निकलते। इब्तदाई दिनों में उन्हें जंगल के किनारे पर ही काफी सूखे दरख्त मिल जाते थे। एक दिन काम के दौरान खालिद ने कहा, हामिद भाई, क्या हम इतनी ज्यादा लकड़ियां काट रहे हैं? जंगल का तो हमने एक हिस्सा खाली कर दिया है। हामिद ने जवाब दिया, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब सर्दी पड़ेगी तो लोग हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। दूसरे हफ्ते तक किनारे के सूखे दरख्त खत्म हो गए। अब उन्हें जंगल के अंदरूनी हिस्सों में जाना पड़ता था। रास्ते मुश्किल थे मगर हामिद के अज़म में कोई कमी नहीं आई। हर रोज शाम को वो बैलगाड़ी में लकड़ियों का बड़ा बोझ लाद कर लाते। हामिद के घर के पीछे वाला प्लाट लकड़ियों से भरता जा रहा था। लकड़ियों का ढेर इतना बढ़ गया कि अब गली से नजर आने लगा। तीसरे हफ्ते तक गांव वालों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे पहले गांव के नौजवान अली ने पूछा, हामिद चचा, आप इतनी सारी लकड़ियां क्या करेंगे? आपका तो पूरा घर जलाने के लिए भी ये लकड़ियां काफी हैं। हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम गरीब आदमी हैं, सर्दी का मौसम है, हर चीज का जखीरा कर लेते हैं। मगर अली को यकीन नहीं आया। उसने घर जाकर अपने वालिद से कहा, अबू, हामिद चचा को छुपा रहे हैं। वो रोजाना इतनी लकड़ियां ला रहे हैं जैसे पूरे गांव के लिए जमा कर रहे हों। अब वो जंगल के गहरे तरीन हिस्सों में पहुंच चुके थे, जहां कभी घने दरख्त हुआ करते थे। अब वहां खाली जगहें थीं। परिंदों के पुराने घोंसले दरख्तों के गिरने से जमीन पर बिखर गए थे।
خالد نے خاموشی سے نوٹ کیا کہ جنگل میں پانی کے کنارے پر جو بڑے پرانے درخت تھے وہ بھی اب ختم ہو رہے تھے۔ ان درختوں کی جڑیں مٹی کو پکڑے رکھتی تھیں۔ ایک دن کام کے دوران اچانک بارش شروع ہو گئی۔ حامد نے کہا، آج کا کام ختم۔ حامد بھائی دیکھو تو جنگل کا یہ حصہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ ہم نے جو درخت کاٹے ہیں ان کی جڑیں مٹی کو نہیں پکڑ رہی۔ یہ موسمی بارش ہے، کل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب حامد کا پورا پلاٹ لکڑیوں سے بھر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے والی زمین بھی لکڑیوں سے بھر دی۔ لکڑیوں کا ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ گاؤں کی مسجد کے مینار سے بھی نظر آتا تھا۔ سمینہ ایک دن بے چین ہو کر بولی، حامد یہ کیا کر رہے ہو؟ پورا گاؤں ہمارے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہو۔ حامد نے کہکہا لگایا، جادو ٹونے کی ضرورت نہیں، جب سردی پڑے گی تو یہ لکڑیاں سونے میں بدل جائیں گی۔ جنگل میں اب صورتحال خراب ہو رہی تھی۔ جنگل کے زیادہ تر جانور یا تو مر چکے تھے یا دور چلے گئے تھے۔ جڑوں کے ختم ہونے سے چھوٹے چشموں کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ بارش نے میدانی علاقوں کی مٹی بہا دی تھی۔ جنگل کی کٹائی سے موسم میں تبدیلی آ رہی تھی۔ آخری دن جب وہ تینوں جنگل گئے تو خالد نے افسوس سے کہا، حامد بھائی دیکھو، یہ جنگل کا آخری بڑا سوکھا درخت ہے، اس کے بعد کوئی لکڑی نہیں بچے گی۔ حامد نے درخت کی طرف دیکھا۔ یہ ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا جس کے نیچے گاؤں کے بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ اس پر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ طارق نے حامد کو روکتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارے گاؤں کی علامت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ درخت 100 سال پرانا ہے۔ یہ بھی کاٹ 200 سال پرانا ہو یا 1000 سال، یہ بھی لکڑی ہی تو ہے، کلہاڑی چلاؤ۔ اس روز جب وہ اس آخری درخت کو کاٹ کر لے جا رہے تھے تو گاؤں کے کئی بزرگ راستے میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غم اور غصہ تھا۔ حاجی عبداللہ نے کہا، تم نے ہمارے بچپن کے سائے کو بھی کاٹ ڈالا۔ حامد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس دن سے جنگل میں سوکھی لکڑیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور اسی دن سے گاؤں والوں کے دلوں میں حامد کے لیے محبت بھی ختم ہو گئی تھی۔ دسمبر کا مہینہ آیا تو موسم نے اچانک رخ پھیر لیا۔ ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوئی، پھر درجہ حرارت اچانک گرنا شروع ہوا۔ تیسرے دن صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ پورا علاقہ سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ برف باری شروع ہو چکی تھی۔ پہلے 2 دن تو سب نے مزہ لیا۔ بچے برف میں کھیلے، بڑے آگ کے گرد بیٹھے کہانیاں سناتے رہے۔ مگر تیسرے دن جب برف باری رکی نہیں اور درجہ حرارت -10 ڈگری تک جا پہنچا، پریشانیاں شروع ہوئیں۔ گاؤں کے بزرگ حاجی عبداللہ جو 90 سال کے تھے، ان کے گھر کی چھت برف کے بوجھ سے دب گئی۔ ان کا پوتا مدد کے لیے گاؤں میں دوڑا۔ حامد چچا، ہمارے گھر کی چھت گرنے والی ہے۔ آپ کے پاس کوئی لکڑی ہے کہ ہم عارضی جھوپڑی بنا سکیں؟ لکڑی ہے مگر مفت نہیں، 50 روپے فی کلو۔ چچا آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم غریب ہیں۔ تو پھر اپنے گھر کی لکڑی استعمال کرو۔ گاؤں والوں نے جب یہ سنا تو انہیں شدید غصہ آیا۔ گاؤں کے مکھیے انور صاحب نے پنچایت بلا لی، جس میں حامد کو بھی بلایا گیا۔ گاؤں کے معتبر بزرگ ماسٹر صفدر نے کہا، حامد، تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ لکڑیاں اپنے گھر کے لیے جمع کر رہے ہو، مگر اب تم ہمیں بیچ رہے ہو۔ حامد نے بے باکی سے جواب دیا، میرا مال، میری مرضی، میں نے محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، مجھے اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ مگر تمہاری محنت جنگل پر تھی جو اللہ کی ملکیت ہے، تمہیں حق نہیں تھا کہ تم اسے اپنی ملکیت سمجھو۔
तो फिर आप भी जंगल से लकड़ियां काट ले उम्मा। हामिद ने तंज किया। जंगल के रास्ते बर्फ से बंद हो चुके हैं। तुम जानते हो कि अब कोई वहां नहीं जा सकता। उस रात बर्फानी तूफान आया। हवा की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी। बर्फ के ज़र्रात छतों से टकराते थे। हामिद का घर गर्म था क्योंकि उसने अपने गोदाम से लकड़ियां इस्तेमाल की थी। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत कांपती हुई खड़ी थी। बेटा, मेरा नाम नूरा बीबी। मेरा घर बर्फ तले दब गया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है। मुझे रात भर पनाह दे दो। मेरे यहाँ जगह नहीं है। आप गांव के मदरसे में चली जाएं। मदरसे का दरवाजा बंद है और रास्ता बर्फ से अटा हुआ है। बेटा, ये ठंड मेरी जान ले लेगी। औरत रोने लगी। मुझे माफ करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं। हामिद ने दरवाजा बंद कर दिया। समीना ने यह सुना तो बेचैन हो गई। हामिद, ये क्या कर रहे हो? इस बूढ़ी औरत को अंदर बुला लो। वो हमारे घर की चीजें चरा लेगी नहीं। अगली सुबह हामिद की आंख एक अजीब आवाज से खुली। वो आवाज उनके गोदाम से आ रही थी। हामिद बाहर निकला तो देखा कि बर्फ के बोझ से गोदाम की छत गिर चुकी थी और सारी लकड़ियां बाहर निकल आई थीं। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि लकड़ियां गीली हो चुकी थीं क्योंकि बर्फ पिघलकर उनमें सरायत कर गई थी। गीली लकड़ियां अब जलने के काबिल नहीं रही थीं। उस वक्त उसे याद आया कि रात वाली बूढ़ी औरत का क्या हुआ। वो घर से बाहर निकला तो बर्फ में एक ढांचा दिखाई दिया। वही बूढ़ी औरत बर्फ में जमी हुई थी। हामिद का दिल दहक से रह गया। समीना और बच्चे बाहर आए। जब उन्होंने वो मंजर देखा तो महक चीख उठी। अब्बू, ये अम्मा मर गई है। हामिद ने औरत को बर्फ से निकालने की कोशिश की मगर उसके हाथ कांप रहे थे। गांव वाले आवाज सुनकर जमा हो गए। जब उन्होंने देखा तो गमो गुस्से से भर गए। मास्टर सफदर ने कहा, हामिद, तुमने उस औरत को मार डाला है। तुमने सिर्फ उसे बेदर्दी से ठुकरा दिया था। अब उसकी मौत तुम्हारे हाथों है। हामिद की आवाज बैठ गई। अगले कई दिनों तक गांव वालों ने हामिद से बातचीत बंद कर दी। कोई उनके घर नहीं आता था। हामिद का गोदाम तबाह हो चुका था और अब उसके पास खुद गर्मी के लिए लकड़ियां नहीं थीं। एक रात हामिद के बेटे इरफान को शदीद बुखार हो गया। समीना ने हामिद से कहा, हमें डॉक्टर के पास ले चलो। रास्ते बर्फ से बंद है, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो फिर कुछ और सोचो। हामिद ने फैसला किया कि वो गांव वालों से मदद मांगेगा। वो पहले अपने दोस्त खालिद के घर गया। खालिद भाई, मेरा बेटा बीमार है। तुम्हारी गाड़ी से हमें अस्पताल ले चलो। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी गाड़ी का मुआवजा लूंगा। 10,000 रुपए दो। हामिद दिल शिकस्ता होकर वापस आया। वो समझ चुका था कि अब उसे अपने ही जहर का मजा चखना पड़ रहा है। रात को इरफान की हालत बिगड़ने लगी। हामिद और समीना बेबसी से उसके पास बैठे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव के कई अफराद खड़े थे। मास्टर सफदर सामने थे। हमें पता चला तुम्हारा बेटा बीमार है। हमने मिलकर एक स्ट्रेचर बनाया है। हम उसे उठाकर अस्पताल ले जाएंगे। हामिद हैरान रह गया। मैंने तुम सबके साथ बुरा किया था।
हम मुसलमान हैं हामिद, हम बदला नहीं लेते, माफ करते हैं। और इस वक्त एक बच्चे की जान बचाना ज्यादा अहम है। गांव के 10 मजबूत जवानों ने स्ट्रेचर उठाया और बर्फानी रास्तों पर चल पड़े। हामिद उनके साथ था। उसकी आंखों में आंसू थे। अस्पताल पहुंचने में 6 घंटे लगे। डॉक्टर ने इरफान का मुआयना किया। नमोनिया है, मगर बरवक्त इलाज से बच जाएगा। जब हामिद ने डॉक्टर को फीस देने की कोशिश की तो मास्टर सफदर ने रोक दिया। गांव वालों ने मिलकर पैसे जमा किए हैं, तुम फिक्र न करो। मैं नाहिल इंसान हूँ, मैंने तुम सबकी कदर नहीं की गांव वालों। अब समझ आ गया ना, दौलत से ज्यादा कीमती इंसानों के रिश्ते होते हैं। 1 हफ्ते बाद जब हामिद गांव वापस आया तो उसने सबसे पहले काम ये किया कि अपने तबाहशुदा गोदाम के सामने खड़े होकर ऐलान किया। मैंने तुम सबकी कदर नहीं की गांव वालों, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी लालच ने एक मासूम जान ली है। मैं अपनी बाकी तमाम लकड़ियां गांव में मुफ्त तकसीम करूंगा और मैं बीबी नूरा के खानदान की जिंदगी भर देखभाल करूंगा। उसने अपने घर का एक कमरा खाली करके उसे गांव का आरजी हीटर सेंटर बना दिया, जहां गरीब लोग आकर गर्म हो सकते थे। हामिद अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन मास्टर सफदर ने कहा, हामिद, तुम्हारी तब्दीली देखकर मुझे यकीन हो गया कि इंसान हमेशा बेहतर हो सकता है। मुझे समझ आ गया कि असल दौलत वो नहीं जो हमारे बैंक में हो, बल्कि वो है जो हमारे दिलों में हो।